प्रीवियस सेशन में वी कवर्ड और कॉन्सेप्ट ऑफ एसी जनरेटर, और हमने ये समझा था कि एसी जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स को यूज करके करंट को प्रोड्यूस कर देता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब भी एसी जनरेटर की बात करनी है तो एसी जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद होगी विद द हेल्प ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इज गोइंग टू बी फोर्स। अब फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए आप उस पर वाटर को गशन करवा सकते हैं, रिजर्वायर जो आपके डैम्स होते हैं उनके थ्रू आपने वाटर को पोर इन करना है टरबाइन पर, जो कि टरबाइन फिर जनरेटर को चलाएगी, अल्टीमेटली गिविंग फोर्स टू द जनरेटर। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे हम घर में या ऑफिसेज में जनरेटर्स को देखते हैं, तो वी बेसिकली pour in like gas or petrol into the generator, and that fuel is actually going to run the generator। तो आपने अल्टीमेटली फोर्स ही प्रोवाइड करनी है। फोर्स का मीडियम और फोर्स का जो मेथडोलॉजी है वो वेरिएट जरूर कर सकती है, लेकिन फोर्स प्रोवाइड करना शर्त है, लाजमी है। नाउ वी हैव गॉट द मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव गॉट द फोर्स। तो अब जो चीज जनरेटर हमें रिटर्न में देगा दैट इज गोइंग टू बी करंट। कंडीशन क्या थी कि जब भी कभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट में से कोई दो क्वांटिटीज मौजूद होंगी तो तीसरी क्वांटिटी खुद ब खुद प्रेजेंट हो जाएगी। वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेक श्योर करेगी उस पोजीशन पर जहां पर बाकी दो क्वांटिटीज पहले से मौजूद हैं। सो इफ वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, current is going to bring itself into the game automatically। Now coming to the components of AC generator, तो हमारे पास AC generator में था एक conductive coil जो कि सेंटर में coil यूज होता है, that is a conductor coil। साथ में आप एक कंडीशनल कंपोनेंट रखते हैं सॉफ्ट आयरन कोर विच इज आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर, और ये कंडीशनल होता है। सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस इफ यू विश टू यूज अ सॉफ्ट आयरन कोर or you don't want to use it, so that's completely your choice। moving forward moving forward, we have slip rings। Slip rings are basically a sort of ring that connects the outer circuit with the coil, और इनका पर्पस सिर्फ एक है कि इन्होंने आपकी कॉइल को टेंगल होने से बचाना है। सो द टेंगलिंग वुड अल्टीमेटली ब्रेक द कॉइल, सो दे आर मेकिंग श्योर कि आपकी कॉइल टेंगल होकर ब्रेक ना हो जाए। सो द पर्पस ऑफ स्लिप रिंग्स इज टू जस्ट अवॉइड tangling up of the coil। The next component is carbon brush, which is actually making sure that there is no spark being generated, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है कॉइल का, सिंस इट इज रोटेटिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। तो कॉइल की रोटेशन की वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, एंड इफ वी कनेक्ट टू डिफरेंट वायर्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, स्पार्क्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू फायर इग्निशन। Now, moving forward, we have a permanent magnet as discussed previously। permanent magnet मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए मौजूद है यहाँ पर। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी वो सब परमानेंट मैग्नेट की वजह से हैं। देन दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एसी जनरेटर, जहां पर आपने बिल्कुल टॉप पर देखें एक पुली या लीवर लगाया हुआ है, जिससे कि आपने फोर्स देनी है कॉइल को ताकि कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाए। द सोल पर्पस ऑफ द कॉइल रोटेशन इज कि आपकी कॉइल जब रोटेट होगी तो उसने कुछ फील्ड लाइंस को कट करना है विच आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वो फील्ड लाइंस जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं वो कट हो जाएंगी बाय दिस पर्टिकुलर कॉइल इन द सेंटर। और जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस आप कट कर पाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी करंट की प्रोडक्शन होगी। नाउ इन द बॉटम पोर्शन यू कैन सी कि हमारे पास कॉइल के बिल्कुल नीचे स्प्लिट रिंग्स लगे हैं, इनफैक्ट स्लिप रिंग्स लगे हैं, और इन स्लिप रिंग्स का पर्पस है कॉइल की टेंगलिंग को रोकना। देन वी हैव carbon brushes over here, if you see, these carbon brushes are attached to the external circuit wires and the coil। इनका पर्पस सिर्फ एक है, that they avoid sparks being generated। और फिर आपने एक्सटर्नल सर्किट में कोई एपरेटर्स, कोई सप्लाई या कोई अप्लायंस लगाकर सारे करंट को कंज्यूम कर लेना है। सो दैट इज हाउ योर एसी जनरेटर वर्क्स इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आपकी कॉइल के सेंटर में कुछ व्हाइट सा आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है,
that is actually a soft iron block present in the center. इसका पर्पस ये है कि वो फील्ड लाइंस जो कॉइल के सेंटर में से पास हो रही थी, उन फील्ड लाइंस को इसने कर देना है कट. So that is how your like magnetic field lines which were being wasted, जिनसे कि हम करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, उनको भी हम यूज कर सकेंगे और उनसे भी हम करंट जनरेट कर सकेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव सम सर्टेन प्रोसीजर्स जिनको हम यूज करके करंट की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. तो करंट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? We basically use a stronger magnet. We use more turns in the coil to make the coil thicker, ताकि ज्यादा से ज्यादा magnetic field lines को हमारी coil कट कर सके. Then we use a faster rotating coil, ताकि जितनी स्पीड ज्यादा होगी हमारी coil की, उतने ही ज्यादा field lines को वो shorter span of time में कट कर सकेगी. And then we use a soft iron block in the center, as discussed earlier, कि जो फील्ड लाइन सेंटर से पास हो रही थी बिकॉज ऑफ अ हॉलो कॉइल, वो भी अब ब्रेक हो जाएंगी बिकॉज ऑफ अ सॉफ्ट आयरन ब्लॉक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी आर लाइक हैविंग वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, कि हमने यहाँ पर कॉपर और स्टील का ब्लॉक यूज क्यों नहीं किया. तो स्टील इज लाइक वेरी गुड एट मैग्नेटाइजिंग इटसेल्फ. तो स्टील मैग्नेटाइज हो जाता सेंटर ऑफ द कॉइल में, एंड दैट वुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. साथ में अगर हम कॉपर को यूज करते हैं तो कॉपर ने फील्ड लाइंस को अवॉइड करवा देना था, और वो फील्ड लाइंस जो अब सेंटर से पास हो रही थी वो कॉर्नर से पास होना शुरू हो जाएंगी, एंड दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू जीरो करंट बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो इसीलिए हम स्टील या कॉपर को यूज नहीं करते, इंस्टेड वी यूज आयरन ब्लॉक. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछ चुके हैं एग्जामिनर लाइक पास्ट कपल ऑफ इयर्स में 2-3 बार. द लास्ट ईयर विच was 2022 मई जून, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर ये क्वेश्चन आया था, that the examiner was asking that why do we use a soft iron block rather than a copper block in the center of coil. तो उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है. You need to keep this in mind. Now we are moving forward, and they are saying that what are the different levels of current at different positions of coil. तो इसको हमने काफी डिटेल में समझा था. बस आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आपकी करंट प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, जबकि वर्टिकल पोजीशन पर आपकी करंट प्रोडक्शन जीरो हो जाती है. द रीजन इज कि अगर आपके पास कोई कॉइल मौजूद है जो कि सेंटर में से हॉलो है, तो उस कॉइल में से मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी व्हेन इट इज वर्टिकली प्रेजेंट, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन में हॉलो रीजन बिल्कुल सामने मौजूद होता है फील्ड लाइंस के, और फील्ड लाइंस वुड ऑल गो थ्रू द सेंटर हॉलो पोर्शन. तो आपकी फील्ड लाइंस कट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, एंड दैट लीड्स टू जीरो करंट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द वर्टिकल पोजीशन. Now, with that being said, we are now done with a quick recap of our AC generator. आज हमने स्टार्ट करना है ट्रांसफार्मर और डीसी मोटर. तो पहले हम कवर करेंगे डीसी मोटर because it's very related and relevant to our AC generator, and then we'll move on to transformers. तो डीसी मोटर का सीन ये है that it is a motor which functions on the same principle as the AC generator. Now, the only difference is that it uses magnetic field and current to produce force. तो आप अगर फोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो फोर्स जनरेट करने के लिए आपने 2 कंपोनेंट सप्लाई करने हैं डीसी मोटर को. द फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अगेन गिवन बाय द परमानेंट मैग्नेट, और साथ में आप देंगे करंट सप्लाई विच इज गिवन बाय द लाइक होम सप्लाई और ऑफिस सप्लाई. तो जो आपकी मेन पावर सप्लाई है, सॉकेट है, वहां से आपने पावर सप्लाई देना है डीसी मोटर को, एंड दैट वुड बी sufficient enough for the DC motor to use the magnetic field provided and the current being provided to give off adequate amount of force as a product. तो अब फोर्स को हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं डीसी मोटर के अंदर.
अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर डीसी मोटर को हम यूज कहाँ पर करते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो पहले इसका यूज केस समझते हैं। wherever you are providing some sort of current और वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, तो ऐसे सारे ही अप्लायंसेस के अंदर हम डीसी मोटर यूज करते हैं। सो इट इज बीइंग यूज्ड in appliances that move or rotate on the current supply। तो जैसे ही आप इनका पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ये अप्लायंसेस मूव करना शुरू हो जाते हैं। Can any one of you tell me what are the possible examples of it? Like क्या क्या examples हो सकती हैं डीसी मोटर की? Which appliances are working on the concept of DC motor? Yes, any relevant example that you could think of? Okay, so we have a very prominent example in the form of fan। साथ में आप वाटर मोटर को भी एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। And all your machines that are actually moving or rotating by the provision of current are actually DC motors, जिसमें आपके पास like washing machine आ सकती है, जूसर blender आ सकता है, and a lot of other machines which are rotating or which are moving on the supply of DC motor। So I'll just write 3 over here and that would be it। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास डीसी मोटर के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो डीसी मोटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सेट है वो बिल्कुल सिमिलर है टू एन एसी जनरेटर। So the components are exactly same as of the AC generator। तो आप में से कोई अगर मुझे बता सके what are the components? Yes, what are the components that are being placed in DC motor? Any idea? The first one is going to be our permanent magnet। The second one is the current supply। Now over here we are not going to like produce current, हम यहाँ पर consume करने लगे हैं current को, तो हमने current supply like produce या provide करना है actually DC motor को। So we are not going to take out the current and actually we are going to give in the current to the DC motor। फिर आपके पास आ जाता है coil which is your like conductive coil। साथ में आपके पास यहाँ पर होते हैं split rings। So previously we were discussing about slip rings। AC generators में अगर आप notice करें तो हमारे पास मौजूद थे slip rings। Right over here if you see we were having slip rings। अब हमारे पास होंगे split rings। So we have a split ring, then we have carbon brush, and again the conditional component is your soft iron block। तो सॉफ्ट आयरन ब्लॉक अगेन कंडीशनल है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगर आप चाहें तो यूज कर लें और अगर चाहें तो यूज ना करें, so that's completely on you। Now with that being said, we are done with all the components of our DC motor।
इन सारे कंपोनेंट्स का यूज केस एग्जैक्टली सेम है. We just need to have an idea of them with the help of a diagram. So I'll just need a moment of yours to draw the diagram. Just give me a moment. So the methods to increase force of a DC motor could be like to increase the magnetic field. We can use thicker coil. We can have soft iron block in the center of the coil. Then we have to rotate the coil at a faster rate. These four things were already discussed in AC generator. Fifth point is that we can supply more current to the DC motor. Now this fifth point is different from the ones discussed prior in the AC generator, जहां पर हम AC जनरेटर के करंट आउटपुट को बढ़ा रहे थे. वहां पर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे जो कि सेम है यहाँ के फर्स्ट फोर पॉइंट से. The fifth point is different, which is to supply more current. Now with that we are done with the DC motor. DC motors के अंदर सप्लाई का ग्राफ नहीं होगा, जैसा कि AC जनरेटर में आपने पढ़ा था वो यहाँ पर नहीं होता. Now we are completely done with AC generators and DC motors. I need a confirmation from you people if you are perfectly clear with all the things taught until here. या इसमें कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो I'll recap that particular part. जी, सब कुछ परफेक्टली क्लियर है या कुछ रिकैप या रिवैम्प करने की जरूरत है? Anyone of you having any sort of queries? Yes, any query, anything to ask? Okay, perfect. तो यहाँ पर हमारा AC जनरेटर DC मोटर हो गया है कंप्लीट. आपने इन टॉपिक्स के ऊपर काफी जोर देना है, काफी प्रैक्टिस करनी है इनकी, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द मोस्ट ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चंस और बहुत ही ऑफनली असेस्ड टॉपिक्स हैं ये. एग्जामिनर ऑलमोस्ट हर ईयर में 2 से 3 क्वेश्चंस AC जनरेटर और DC मोटर से रिलेटेड पूछते हैं. Now we are done with it. We are moving on to the next and in fact one of the other most important topic, and that is a transformer. तो अब ट्रांसफार्मर हम स्टार्ट करने लगे हैं. ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी डिटेल्स हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कवर की थी, जहां पर हम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे थे. तो अब उसी को हम कैरी ऑन करेंगे और समझेंगे कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग, बिहेवियर्स और कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. So let's start with transformer now. जी, तो आप में से कोई बता सकता है what is a transformer? Yes, anyone of you who could tell me what is a transformer? It is a device that regulates the current and voltage in a circuit. तो हमारे ट्रांसफार्मर के दो यूज केसेस होते हैं. फर्स्ट, इट कैन रेगुलेट द करंट एंड द सेकंड वन इज दैट इट वुड रेगुलेट द वोल्टेज. नाउ द थिंग इज कि ये दोनों यूज केसेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं. तो अगर कभी आप लोगों को नजर आ जाए कि हमारा ट्रांसफार्मर करंट को रेगुलेट कर रहा है, तो वोल्टेज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो रहा होता है बैक एंड पे. So the transformer would actually be regulating both of them at the same time. So if you are trying to regulate current, voltage automatically regulate हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि आप voltage की regulation को रोक सकें. तो ये आपके पास कंपलसरी है कि अगर आप ट्रांसफार्मर से करंट को रेगुलेट करना चाह रहे हैं, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब वोल्टेज ने रेगुलेट खुद ही हो जाना है. एंड द वाइस वर्सा कुड हैपन एज वेल. इफ यू आर ट्राइंग टू रेगुलेट वोल्टेज, तो करंट ने ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाना है. सो यू वोंट बी लाइक इन पोजीशन ऑफ स्टॉपिंग दैट रेगुलेशन ऑफ करंट. Like if you wish to regulate voltage only,
That's not an option over here. So a transformer basically relates current and voltage in inverse relation. So in a transformer, voltage and current behave oppositely. Voltage and current behave oppositely. तो अगर कभी आपने वोल्टेज को इंक्रीज करने का सोचा होगा तो आपका करंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. एंड इफ यू विश टू रिड्यूस द वोल्टेज, द करंट वुड इंक्रीज ऑटोमेटिकली. और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है हमारे पास, वो एक्चुअली एक फॉर्मूला से आता है, विच इज P इज इक्वल्स टू VI. So P is equals to VI is the working principle of a transformer. तो ट्रांसफॉर्मर ने इस फॉर्मूला के थ्रू फंक्शन करना होता है अपने पूरे लाइफ स्पैन में. और हमारे ट्रांसफॉर्मर का सिर्फ एक ही गोल है, दैट इट शुड नॉट चेंज द पावर सप्लाई. सो द पावर इनपुट and the power output shall remain same. Now, if I have a formula of P is equals to VI and I am considering the voltage as 8 in a case, और हमारे पास current आ गया है 2, the power is going to be 16. Now, in against of it, if I think कि power को हम same रखते हुए voltage को change कर लेते हैं. Let's consider the voltage to be increased to a value of 16. Now I want a voltage of 16. अब क्योंकि मुझे वोल्टेज ज्यादा रिक्वायर्ड है, I want a higher amount of voltage and I cannot change the power either. तो पावर ने सेम रहना है. The power is going to remain same while I am increasing the voltage. तो हमारी कौन सी क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज होगी यहाँ पर? We are going to compromise on our current. हम करंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और हम 16 टाइम्स 1 करके अपने पावर को 16 बना लेंगे. सो एक्चुअली द वोल्टेज हैज रिजन फ्रॉम 8 to 16 एंड द करंट हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 to 1 ओनली. तो आपने जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज करने का सोचा, आपकी करंट सप्लाई रिड्यूस हो गई है. सो एज यू इंक्रीज योर वोल्टेज, your current is going to get redundant, and that proves this particular condition where we wrote कि जब भी कभी हम वोल्टेज और करंट की बात करेंगे तो ये दोनों इनवर्सली बिहेव करेंगे. they are going to behave inversely in a transformer. And now moving forward, we need to understand one very important thing about transformer, that a transformer always functions on the concept of electromagnetic induction. So you are going to supply some current to one side of the transformer और दूसरे साइड तक करंट पहुंचाने के लिए हमारे ट्रांसफार्मर भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं. I'll give you an idea of this particular term over here. ये जो हमने टर्म लिखी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ. लाइक वी हैव सोलेनॉइड कॉइल. लाइक हमारे पास आयरन का एक ब्लॉक है right over here, wrapped up with a solenoid coil on one side, and we are supplying AC current.
हमने AC करंट सप्लाई किया है फ्रॉम दिस साइड, सो इट इज आवर इनपुट साइड। अब आपका जो ट्रांसफार्मर है वो हमेशा आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। यू विल हैव अ ब्लॉक ऑफ आयरन इन द सेंटर। आपके पास सेंटर में आयरन का ब्लॉक होगा एक, which would be a soft iron block actually, and this soft iron block would always be wrapped up by a solenoid coil on either side। तो आपकी दोनों साइड पर सोलेनॉइड की कॉइल्स मौजूद होंगी like this, और ये कॉइल्स आपको करंट डिलीवर करके देंगी टुवर्ड्स योर ट्रांसफार्मर। अब आपने क्या करना है, आपने जैसे ही करंट को सप्लाई किया होगा टुवर्ड्स दिस ट्रांसफार्मर, तो इस ट्रांसफार्मर में आपने करंट सप्लाई करने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी होगी। सो वी हैव द करंट ओवर हियर। The current that we are giving to this transformer would actually magnetize this side। यहाँ पर हमारे पास एक इंड्यूस्ड मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा। Now the left side of our magnet is going to be an induced magnet, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेट हमारे दूसरे साइड को भी मैग्नेटाइज कर देता है। So we have the other side magnetized as well। अब क्योंकि मेरा राइट साइड भी मैग्नेटाइज हो चुका है, तो अब राइट साइड ने क्या करना है, राइट साइड ने करंट डिलीवर कर देना है टुवर्ड्स द आउटपुट कॉइल। तो हमारे पास जो आउटपुट कॉइल है वहां पर करंट डिलीवर हो जाएगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब I'll just break it into a sort of nutshell to give you a proper understanding of what's happening over here। So you were actually having an input supply over here on the left side। आपने लेफ्ट साइड पर एक इनपुट सप्लाई दिया है। इस करंट या इस करंट सप्लाई की वजह से we catch up a magnetic field on the left side। जहां पर आपने करंट सप्लाई किया वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, and that magnetic field ultimately led you to a creation of magnetic field on the right side as well। अब आपने करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, जिस मैग्नेटिक फील्ड से मजीद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई ऑन द राइट साइड, which ultimately led to a current generation on the right corner। तो आपने करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई which led to more magnetic field, and that ultimately created current on the output side। So it's a cycle of current converting into magnetic field, which results in more magnetic field on the right side, finally leading to the current being taken as the output। तो आपने finally current को as a output बाहर निकाल लिया है from the right corner। So this is how a transformer is actually working on the principle of electromagnetic induction। Electromagnetic induction हम डिटेल में पहले कवर कर चुके हैं। I'll give you an idea of it। It states that whenever we are having electric field, we would be able to create magnetic field, and whenever we have magnetic field, we can create electric field। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में सिबलिंग्स हैं। इफ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field would automatically come into play, and if we have the magnetic field, electric field can be brought into play again। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। जब भी आप एक क्वांटिटी को लेकर आएंगे, दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, प्रेजेंट होगी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। सो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब हम ये समझ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर P इज इक्वल टू VI के ऊपर फंक्शन करता है, जिसके पास वोल्टेज और करंट इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मोर ओवर इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। We would supply current to create magnetic field, and that magnetic field leads to more magnetic field on the right side, leading to the final output current। So this is an overall
review of a transformer working and its working principles. तो अब मुझे आप लोगों की कंफर्मेशन चाहिए होगी whether you are perfectly clear with all the concepts of transformer until here, या कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो. Anything that is unclear, that is creating some sort of fuss in the brain, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, or is it all perfectly clear? Yes, anything to ask? जी, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, और इज इट परफेक्टली क्लियर, लाइक एवरीथिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर इज क्रिस्टल क्लियर नाउ? ओके, परफेक्ट. तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो बेसिक रिव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ. तो आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स वी हैव? यस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स? वेरी गुड. वी हैव स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स. एक हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स. तो समझने की चीज ये है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने बेसिकली आपके वोल्टेज को इंक्रीज कर देना है. तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? विल द करंट इंक्रीज और डिक्रीज? जी, एनी आइडिया? वेरी गुड, इट इज गोइंग टू डिक्रीज. क्योंकि हम ये पहले ही कवर कर चुके हैं दैट वोल्टेज एंड करंट आर गोइंग टू बी इनवर्सली रिलेटेड इन द ट्रांसफार्मर. जब भी हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ इनवर्सली बिहेव करेंगे यहाँ पर. तो अगर मैं स्टेप अप में हूं तो स्टेप अप में वोल्टेज ने इंक्रीज हो जाना है एंड द करंट वुड एक्चुअली रिड्यूस. कमिंग टू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? इफ वी आर रिड्यूसिंग द वोल्टेज, द करंट वुड इंक्रीज और डिक्रीज? Yes, in a step down transformer, the current is going to increase because voltage and current are going to be in inverse relation, और यही relation इन दोनों को oppositely behave करवाता है. Now, we need to have an idea of one more thing which leads this increase or decrease in voltage and current, and that is the number of turns. अब ये नंबर ऑफ ट्रेंड्स क्या चीज है ये जरा समझ लेते हैं और फिर अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे. सो द नंबर ऑफ टर्न्स आर एक्चुअली द टर्न्स ऑफ कॉइल. यू कैन सी ओवर हियर. आपने कॉइल को कितने रोटेट किया है अपने आयरन ब्लॉक पे, दैट इज योर नंबर ऑफ टर्न्स. एज यू कैन सी हमारा इनपुट साइड ज्यादा टर्न्स के साथ है कंपेयर टू द आउटपुट साइड. तो यही टर्न्स डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं रिगार्डिंग द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वोल्टेज एज वेल एज करंट. एंड द गुड थिंग अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स इज कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वोल्टेज के साथ. सो इफ द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग दैट मींस our number of turns are greater while the number of turns are going to be reduced or lesser. अब सीन ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स कम या ज्यादा कैसे कंपेयर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, the number of turns are directly related to the voltage
and consequently they are going to be inversely related to the current, क्योंकि करंट के साथ हमारा वोल्टेज इनवर्स रिलेशन में है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी इनवर्स रिलेशन में हो जाते हैं. Now the thing is that if we are considering the voltage to increase, तो हम ये increment judge कैसे कर रहे हैं? We are judging the increment in terms of input and output. तो हम input और output के basis पर जज करते हैं अपने वोल्टेज को. If the voltage is getting bigger, we say that the input was having lesser voltage while the output is going to have greater voltage. The same goes with number of turns. अगर हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हैं तो हमारा सप्लाई साइड जो होगा वहां पर लेसर नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज होंगे, जबकि आउटपुट साइड पर ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स और ग्रेटर वोल्टेज होगा. while the current is going to be exactly opposite. तो अगर हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हैं तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर नंबर लाइक वोल्टेज सप्लाई. तो ये दो क्वांटिटीज आपने जहन में रखनी है, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज डायरेक्ट रिलेशन में, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट इनवर्स रिलेशन में. अब इसको डिटेल में हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह. तो वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. साथ में दो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास फॉर द ट्रांसफार्मर विच आर द ओनली टू फॉर्मूलाज फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो वो हमने कवर करने हैं. साथ में हम सर्किट ब्रेकर्स को देखेंगे एंड देन वी विल बी डन विद आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. बट बिफोर लीविंग आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम यू पीपल इफ एवरीथिंग टॉट टुडे इज परफेक्टली क्लियर, या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो रह गया हो, समझ में ना आया हो, और एनीथिंग दैट इज कॉजिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और कंफ्यूजन. जी, तो सब क्लियर है या कोई मसला, कोई परेशानी? ओके, परफेक्ट. तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी संडे को. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.